नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम स्वयं की समझ कोर्स के अंतर्गत संप्रेषण को जो प्रभावित करने वाले कारक है उसके बारे में जानेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने जाना कि संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण के अर्थ को जाना कि जब एक या दो व्यक्ति आपस में मिलकर जब विचारों, भावनाओं, संप्रत्यों का आदान प्रदान करते हैं तो वो संप्रेषण कहलाता है। उसके बाद हमने संप्रेषण के प्रकार, चाहे वो व्यक्तिक हो या सामूहिक हो, उसके बारे में जाना कि जब एक व्यक्ति आपस में दो व्यक्ति आपस में जब विचारों का आदान प्रदान करते हैं या कक्षा में जब अध्यापक किसी एक बालक पर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो व्यक्तिक, और कक्षा कक्ष में जो सामूहिक शिक्षण के दौरान जो संप्रेषण होता है वो सामूहिक संप्रेषण। इस तरह से हमने ये संप्रेषण के जो प्रकार है उसके बारे में जाना। आज की कक्षा में हम जान रहे हैं कि जो संप्रेषण है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है वो कौन कौन से हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं। संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, समाजशास्त्रीय दृष्टि से और भाषा शास्त्रीय दृष्टि से समझेंगे कि ये जो तीनों दृष्टिकोण हैं, ये तीनों दृष्टिकोण का क्या मानना है और संप्रेषण किस तरह से उत्पन्न होता है। सबसे पहला है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। मनोवैज्ञानिक जो शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि है वो मानते हैं कि जो संप्रेषण है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उत्पन्न होता है। मानव की जो मनोदशा होती है, मानव के जो मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, मानव की जो मानसिक प्रतिक्रिया होती है, उसी से संप्रेषण होता है। यदि मनुष्य का मन तैयार नहीं होगा तो संप्रेषण की प्रक्रिया आगे नहीं चल पाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संप्रेषण है कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानी जाती है। सेकेंड है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के जो आकांक्षाएं होती है, समाज का जो वातावरण है, समाज का जो माहौल है, उसके अनुसार संप्रेषण होता है। समाज के रीति रिवाज, समाज की परंपराएं, उसी के अनुसार व्यक्ति एक दूसरे से आपस में संप्रेषण करता है। उसकी जो आकांक्षाएं होती है समाज के अनुसार, उस दृष्टिकोण से समाज के अनुसार उसका संप्रेषण उत्पन्न होता है। तीसरा है भाषा शास्त्रीय दृष्टिकोण। संप्रेषण भाषा के उत्पन्न होता है कि भाषा नहीं होगी, अगर लैंग्वेज ही नहीं है तो संप्रेषण उत्पन्न नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं जब तक भाषा है तो उसी भाषा के अनुसार संप्रेषण होना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी कोई ना कोई जो भाषा होती है उसी के माध्यम से संप्रेषण करता है। अगर भाषा का ही असली है तो संप्रेषण किसी काम का नहीं है। तो ये जो तीन दृष्टिकोण है, इन तीन दृष्टिकोणों का अपना अलग अलग बंध है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो कि समाजशास्त्री हो कि भाषा शास्त्री हो। तीनों दृष्टिकोण के हिसाब से संप्रेषण उत्पन्न होता है। तीनों दृष्टिकोण का अपना एक अलग पहलू है, लेकिन हम सभी को पता है कि संप्रेषण कहीं ना कहीं चाहे मानव की मानसिक विचारधाराओं से भी उत्पन्न होती है, समाज की आकांक्षाओं के अनुसार भी संप्रेषण होता है और संप्रेषण भाषाओं के अनुसार भी उत्पन्न होता है। तो ये तीनों फैक्टर्स है जो संप्रेषण के अनुसार चलते हैं। अब हम शैक्षिक संप्रेषण के बारे में जानते हैं कि जो शैक्षिक संप्रेषण है उसकी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है जो कक्षा कक्ष, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में चलती रहती है। शिक्षण हमारे जीवन पर्यंत चलती रहती है और यही शिक्षण है जिसको अंतर संप्रेषण का महत्वपूर्ण रोल है। अगर संप्रेषण शिक्षण में नहीं होगा तो शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती, शिक्षण का उद्देश्य संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया को भी संप्रेषण के अनुसार जोड़ा गया है। तो हम ये जब समझते हैं कि शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है छात्र, बालक। शिक्षण की धुरी छात्र है। छात्र के इर्द गिर्द ही शिक्षण चलता रहता है। अगर छात्र नहीं होगा तो शिक्षण किस काम का। तो बालक की जो आयु होती है, बालक का जो स्तर होता है, बालक की जो जिज्ञासा होती है, उसकी रुचि होती है, उन सब के ध्यान में रखकर ही संप्रेषण का आयोजन किया जाता है। अगर बालक ही नहीं है, उसकी जिज्ञासा नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, उसकी योग्यता नहीं है तो संप्रेषण किसी काम का नहीं है। तो कहीं न कहीं आयु स्तर बालक के अनुसार संप्रेषण उत्पन्न होता है और उसी के अनुसार संप्रेषण निर्धारित होता है। शिक्षण के उद्देश्य, कक्षा कक्ष शिक्षण के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर संप्रेषण उत्पन्न होता है। चाहे वो उद्देश्य ज्ञानात्मक हो या भावात्मक हो, किसी भी पहलू से रिलेटेड हो, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही कक्षा कक्ष में एक अध्यापक बालकों के सामने अपना संप्रेषण करता है, शिक्षण को करवाता है, ताकि बालकों को उचित संप्रेषण प्रदान करके शिक्षण संपन्न करवाया जा सके। तीसरा है विषय वस्तु का चयन। जब
अध्यापक विषय वस्तु का चयन करता है, कंटेंट करता है, तो उस विषय वस्तु के चयन में भी बालक की योग्यता और बालक की जिज्ञासाओं का ध्यान रखा जाता है। पाठ्यक्रम बालक की योग्यता आयु के स्तर पर निर्धारित किया जाता है, तो उस विषय वस्तु का चयन करना और उस विषय वस्तु को किस तरह से संचालित करना, उसमें भी संप्रेषण महत्वपूर्ण है। शिक्षक का व्यक्तित्व, जो टीचर्स की जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो व्यक्तित्व भी संप्रेषण को प्रभावित करता है। शिक्षक का व्यक्तित्व किस तरह से वह छात्रों के सम्मुख अपनी बातों को किस तरह से प्रस्तुत कर सकता है, वह अपने वार्तालाप से, अपनी बातचीत से किस तरह से प्रभावित कर सकता है, शिक्षण को किस तरह से प्रदान कर सकता है, वो सब के सब शिक्षक के व्यक्तित्व में आता है। चाहे उसके हाव भाव है, उसकी बोली चाली हो, उसकी भाषा शैली हो, वो सारा उसके व्यक्तित्व है, तो उसका व्यक्तित्व भी संप्रेषण को प्रभावित करता है। पाठ्य योजना का निर्माण, जब हम पाठ्य योजना का निर्धारण करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो उसमें हमारे शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित होता है और उस पाठ्य योजना का निर्धारण में हम संप्रेषण को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं कि कब अध्यापक को अपना शिक्षण करवाना है, बालकों को कब उसमें मौका देना है, किस तरह से कक्षा कक्ष वातावरण निर्मित करना है, ये सारे का सारा हम योजना में निर्धारित करते हैं और ये योजना हमारे संप्रेषण से ही संचालित होती है। अगला है उचित शिक्षण विधि व सहायक सामग्री। हम जिस टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं या जिस सहायक सामग्री का यूज कर रहे हैं, वो टीचिंग मेथड और हमारी जो सहायक सामग्री है संप्रेषण के अनुसार चलती है और उसी के अनुसार हम हमारे शिक्षण का कार्य करते हैं। हमारी उचित शिक्षण विधि हमारे लिए उचित संप्रेषण निर्धारित कर सकती है और हमारी उचित सहायक सामग्री बच्चों को हमारे शिक्षण में जोड़ सकती है। कई बार ऐसी सहायक सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसमें बच्चों को भी एक्टिव रखना है, बच्चों को भी साथ में लेकर चलना है, तो शिक्षक और बालक दोनों मिलकर शिक्षण को करते हैं तो हमारा शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। अगला है व्यक्तिगत विविधताओं का ध्यान। कक्षा कक्ष में हर आयु के मतलब कक्षा कक्ष में हर जो मानसिक स्तर के बालक होते हैं, चाहे वो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हो, मध्यम बुद्धि या निम्न बुद्धि, जड़ बुद्धि वाले, उत्कृष्ट बुद्धि, सारी आईक्यू लेवल वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन आईक्यू लेवल वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर कक्षा कक्ष में अध्यापक अपना शिक्षण करवाता है ताकि वो जो स्तर है उस स्तर के अनुसार शिक्षण पूर्ण हो सके, चाहे वो जड़ बुद्धि वाला हो या उत्कृष्ट बुद्धि वाला हो, अपने जो शिक्षण है उसमें कमियां उत्पन्न कम नहीं होवे और शिक्षण पूर्ण हो जाए। कक्षा का वातावरण, कक्षा का जो भौगोलिक वातावरण होता है या जो शैक्षणिक वातावरण होता है वो भी संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। कक्षा कक्ष में रोशनदान खिड़की होना, उजाला होना, हवा आना, ये कहीं ना कक्षा वातावरण होता है और जब कक्षा का वातावरण अच्छा होगा, सहज होगा, तो शिक्षण में बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी और उचित रूप से संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है और शिक्षण उचित रूप से संचालित होता है। अगला है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होता है, चाहे वो शिक्षक का हो चाहे बालक का हो, वो भी संप्रेषण को प्रभावित करता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ शिक्षक अपना शिक्षण कार्य कराएगा तो उचित रूप से संप्रेषण होगा और शिक्षण सही से होगा, और बालक भी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो शिक्षण भी उचित रूप से संचालित होगा। अगला है सीखने हेतु अभिप्रेरणा। जो मोटिवेशन होता है, जो अभिप्रेरणा होती है, वो भी शिक्षण को प्रभावित करती है। उस मोटिवेशन के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो मोटिवेशन बच्चों को समय समय पर प्रदान किया जाना जरूरी है ताकि उस मोटिवेशन के माध्यम से बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होवे और कहीं ना कहीं जो सीखने की प्रक्रिया है वो उचित रूप से चले। तो ये है हमारे शैक्षिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक जिसके माध्यम से संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि संप्रेषण को जो प्रभावित करने वाले जो मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भाषाशास्त्रीय और शैक्षिक संप्रेषण को किस तरह से प्रभावित करने वाले कारक है उसके बारे में जाना। थैंक यू। आपका गृह कार्य है शैक्षिक संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक बताइए कि जो शैक्षिक संप्रेषण है उस प्रक्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आज की कक्षा में हमने संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक और शैक्षिक संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक को समझा। आपको शैक्षिक संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताना है।